Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in this interactive session of film and drama studies. I hope that you all are fine in your houses. कैसे मिजाज हैं आप सबके और क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अंबर बेटा, जो रिकॉर्डेड लेक्चर वीक 10 के अपलोड किए हैं वो आपने सुने हैं? यस सर। अच्छा, आप एक दफ़ा जो है अपनी पार्टिसिपेशन के लिए आप अपनी मैसेजेस में जाकर अपनी अटेंडेंस भी उसमें ऐड कर दें ताकि मेरे पास अटेंडेंस की रिपोर्ट भी वो जनरेट हो जाए। और आज जो जो दो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे हुए हैं उन पे इंटरेक्टिव सेशन है और आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली सेकंड फेज विच इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के सबसे पहले जो है हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन कर लेते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज टॉपिक। आज के टॉपिक का मकसद क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज टॉपिक आर टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोडक्शन फेज, to create understanding about video and audio recording, to build understanding about camera framing, to discuss camera movements, and to highlight lighting techniques. ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें ये समझ आना चाहिए कि अंडर प्रोडक्शन फेज क्या है, प्रोडक्शन फेज में ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग क्या होती है, कैमरा फ्रेमिंग कैसे सेट की जाती है, कैमरा फ्रेमिंग की केमिस्ट्री क्या है फिल्म में, उसके बाद कैमरा मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं, देन सेट डिजाइनिंग क्या है और लाइटिंग टेक्निक्स क्या हैं। What are the learning outcomes of today's lecture? Today's lecture learning outcomes are that after covering this topic, you all will be able to know, to understand that what is the production phase, what are the audio video recordings, what is the chemistry of camera framing, what are camera movements, what is set designing, and what is three pointing lighting technique. ये जो दो लेक्चर्स हमने रिकॉर्डेड अपलोड किए हैं, आई होप उनमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपने डिस्कस कर लिया था, पढ़ लिया, सुन लिया है मेरा लेक्चर। और उसके बाद अंबर मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं बेटा प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने पढ़ा था? उसमें हमने प्रोडक्शन वीक और प्री प्रोडक्शन और हाँ, उसके वीक 9 साथ में। हमने पोस्ट प्रोडक्शन पढ़ा था। उसका पूरा डिस्कस किया था डीपली कि उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, उसको कैसे डिजाइन किया जाता है। हाँ, प्री प्रोडक्शन को हमने इन डेप्थ स्टडी किया था और बाकियों की जस्ट आउटलाइन बताई थी जो दो आप बता रही हैं। तो आज हमारा सेकंड फेज है प्रोडक्शन का, तो हम उसको जो है वो डीपली स्टडी करेंगे। अच्छा जी, और इसमें क्लास में आबाद, आबाद बेटा, हेलो आबाद, हारिस, आबाद, यस सर। जी हारिस सर, मुझे जी ये सर, बताएं। जी सर। अच्छा आबाद एक्टिव रहो, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले हारिस बताए। हारिस मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि प्रोडक्शन फेज जो है वो प्री प्रोडक्शन से कैसे डिफरेंट है? सर इसमें सारा मतलब प्रैक्टिकल ही है ना। प्री प्रोडक्शन में तो सारा रिटर्न वगैरह होता है कि कैसे आपने क्या चीज़ मैनेज करनी है, सारा पेपर वर्क होता है। प्रोडक्शन में आपने उसी पेपर वर्क को आगे इम्प्लीमेंट करना होता है, मतलब ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का वो बाकी इतना मतलब कि दूसरी चीज़ें जो आती हैं प्रोडक्शन में, मतलब लोकेशन यानी वगैरह कि की। अगर अगर आप आबाद आबाद जिस तरह हारिस ने बताया कि ये इम्प्लीमेंटेशन का फेज है, अगर हम इस फेज की बात करें तो इसमें ज्यादातर किस चीज का अमल दखल है, कौन सी चीजें जो हैं यानी कि रिकॉर्डिंग्स के लिए हमें जरूरत होती है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए? अगर आप फिल्म बनाने जाते हैं तो आपके क्या सर क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सर सर पहले तो हमें तो आइडिया जनरेट कर, क्योंकि कल मैंने सर वो एक लेक्चर लिया था यहाँ पर नो नो सलमान के बेटा, साथ। तो बेटा सर प्री पहले तो सर उन्होंने प्रोडक्शन, बताया था कि उसमें डेवलपमेंट होती है, आइडिया जनरेट करना होता है। बेटा दैट इज अबाउट प्री प्रोडक्शन। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग दैट आपको कौन कौन से इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है रिकॉर्डिंग्स के लिए। हम जब बात करते हैं कि हम प्रोडक्शन में रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, तो अगर आप फिल्म बनाने जाते हैं, ड्रामा बनाने जाते हैं, तो आपको कौन कौन से जी इक्विपमेंट्स सर, जी रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं रिकॉर्डिंग्स के लिए? सर। ऑडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सर। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, जब भी आप फिल्म या ड्रामा बनाने जाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है? सर पहले तो सर हमें माइक जो क्या कहते हैं उसके रिक्वायर होगा सर, उसके क्योंकि साउंड हमें चेक करने के लिए सर उसके माइक रिक्वायर होगा। और सर कैमरा जो है वो सर होना चाहिए। और और सर
माइक कैमरा। अच्छा, गुलाम मुर्तजा सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो गुलाम मुर्तजा, उम्मे हबीबा, अब्दुल हादी भट्ट, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? फैसल, जी सर, सुन रहे हैं। अब्दुल हादी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए जाते हैं, आप फील्ड में जाते हैं प्रोडक्शन के लिए, जो आइडिया आपने डिजाइन किया था प्री प्रोडक्शन में, जब उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तो क्या बताएं आपको उसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? सर दोबारा बताएं, थोड़ा सा। कोई कोई इशू नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आप फिल्म बनाने के लिए जाते हैं, अब आप जी अपनी जी शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए जाएंगे, जब रिकॉर्डिंग्स करने के लिए जाएंगे प्रोडक्शन फेज में, जी जी। सेकंड फेज में, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए रिकॉर्डिंग्स के लिए? सर कैमरा, कैमरा चाहिए, उसके अलावा स्टैंड चाहिए, लाइट्स चाहिए, ठीक है, लाइट्स चाहिए, बहुत लाइट्स। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जी, और और उसके अलावा हमें बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, जिसको हम कहते हैं कि हमने एक सेट क्रिएट करना है, सेट डिजाइन करना है, जी तो बिल्कुल। जो हमारी ड्रामे की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड, बैकग्राउंड मीन सेट डिजाइन करना है आपने अपनी नेचर के मुताबिक, ड्रामे की नेचर के मुताबिक। जी बिल्कुल। हमें हबीबा, आप सुन रही हैं? यस सर। ये जो बातें इन्होंने की हैं, इससे आप एग्री करती हैं? क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, सेट डिजाइनिंग के हवाले से या लाइटिंग के हवाले से? डू यू एग्री विद देम? सर हमें स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, बजट, लाइट्स, हाँ, वो बेटा बैकग्राउंड्स प्री वगैरह, प्रोडक्शन, इस तरह की वो जो चीज़ों की हमें बजट ज़रूरत है, होती है स्क्रिप्ट है, एक पूरे शॉर्ट बजट फिल्म है, क्रिएट करने के लिए। बजट है, स्क्रिप्ट है, ये सारी चीजें क्या है, प्री प्रोडक्शन का हिस्सा है। उसी बजट को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है प्रोडक्शन फेज में। प्रोडक्शन फेज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको पहले एक दफा डिटेल बता देता हूँ, फिर आप लोग ये सुने, तो इस पर फिर मजीद डिस्कशन करते हैं। When you talk about the production phase, after the approval of your proposal and the producer worked for the actual recordings, when your proposal is approved from the station director, when your proposal is approved from your supervisor, you have to do your actual recordings. आपने actual recordings की तरफ आना है। तो प्रोडक्शन फेज इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऑडियो एंड वीडियो, सेट डिजाइनिंग एंड लाइटिंग। तो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन में क्या क्या होगा। तो एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वो कैमरे की रिकॉर्डिंग्स हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो। दूसरे नंबर पे है सेट डिजाइनिंग, यानी कि आपने अपना बैकग्राउंड क्रिएट करना है, आपने अपने सीन की नेचर के मुताबिक, आपने अपने फिल्म की नेचर के मुताबिक सेट डिजाइन करना है। एंड देन द थर्ड वन इज लाइटिंग। रिकॉर्डिंग्स की अगर हम बात करें, तो रिकॉर्डिंग्स इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स टू द स्क्रिप्ट। If the type of production is drama and film, producer need actors to record dialogues. अगर आप फिल्म और ड्रामा बना रहे हैं, तो आपको एक्टर्स चाहिए, उनके आपने डायलॉग्स रिकॉर्ड करने चाहिए, करने हैं। If your program is documentary, if your nature of product is documentary, you have to record voiceovers and interviews and location shots. आपने उसके लिए इंटरव्यूज रिकॉर्ड करने हैं, लोकेशन शॉट्स रिकॉर्ड करने हैं, और इन वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना है। तो इसी तरह किसी भी किस्म की अगर आपने प्रोडक्शन करनी है, तो उसके लिए रिकॉर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिकॉर्डिंग टू योर स्क्रिप्ट, आप अपने स्क्रिप्ट के मुताबिक और नेचर ऑफ प्रोडक्ट के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, कैमरा के साथ आप खेलते हैं, कैमरा इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें डिफरेंट शॉट्स की जरूरत होती है। आपको कंपोजिशन क्या होनी चाहिए, आपने अपनी फ्रेमिंग कैसे रखनी है। तो सबसे पहले है लॉन्ग शॉट। इट इज आल्सो कॉल्ड वाइड शॉट। इट एस्टेब्लिश द सीन to show the subject and their surroundings and tell the viewer where the action is taking place. उमे हबीबा, यस सर। बेटे मुझे ये बताओ कि ये जो लॉन्ग शॉट के बारे में मैंने बताया, कि लॉन्ग शॉट इसलिए लिया जाता है ताकि आपका जो करेक्टर है उसकी सराउंडिंग्स दिखाई जाए। इसकी कोई एग्जांपल आपके जहन में आती है फिल्म देखते हुए, या जिस तरह हमने स्क्रीन प्ले के स्क्रिप्ट को पढ़ा था कि सीन 1 सीन 2
तो इससे रिलेटेड आपके जहन में कोई एग्जांपल आती हो कि किस तरह हम अपने सराउंडिंग्स को दिखाते हैं, वाइड शॉट क्यों यूज करते हैं? सर हम सराउंडिंग्स को एज इन दिखाते हैं कि हमारा वो सेट हम दिखाते हैं कि हमारे जो हम जो सीन इनैक्ट कर रहे हैं वो हमारे सराउंडिंग से किस तरह रिलेटेड है वो। अगर जिस टाइम पिक्चर की एग्जांपल अगर हम गांव का सीन शूट कर रहे हैं तो अगर हम आसपास की अगर हम कोई फील्ड्स और चीजें दिखाते हैं, खेत वगैरह दिखाते हैं, तो पता चलता है कि हम इधर प्रॉपर एक सीन शूट कर रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जब हम अपना स्क्रिप्ट लिखते हैं, सीन वन, मंजर वन, तो उसमें हम लिखते हैं कि गांव का मंजर, ठीक है, या खेत का मंजर, या अगर हम सीन में ये लिखते हैं कि हॉस्पिटल का मंजर, अस्पताल का मंजर, ठीक है, तो फिर अगर उस हॉस्पिटल को दिखाया ही नहीं, उसको स्टेब्लिश ही नहीं किया और डायरेक्ट हम करेक्टर्स पर आ गए, उनकी डिस्कशन पर और डायलॉग्स पर आ गए, तो सीन स्टेब्लिश नहीं होगा, ऑडियंस के जहन में विजुअलाइज नहीं होगा कि ये सीन कहाँ पर हो रहा है, वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस, एक्शन हो कहाँ पर रहा है। तो उस सीन को, उस प्लेस को स्टेब्लिश करने के लिए, सीन को स्टेब्लिश करने के लिए आपको लॉन्ग शॉट लेना पड़ता है। तो जब भी आप अपने सीन के मुताबिक, स्क्रिप्ट के मुताबिक सीन वन या सीन टू में जाते हैं, तो सीन वन फॉर एग्जांपल ये है कि एक हॉस्पिटल का मंजर, एक गांव का मंजर, तो आपने क्या करना है, पहले स्टेब्लिशिंग लॉन्ग शॉट लेना है जिसमें आप अपनी सराउंडिंग्स दिखाएंगे कि हो कहाँ पे रहा है एक्शन। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट शॉट में आना है। अच्छा, एक और शॉट होता है एक्सट्रीम वाइड या एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम वाइड उससे मजीद लॉन्ग होता है, वाइड शॉट से ये ज्यादा वाइडर होता है, इट इज वाइडर देन फ्रॉम द लॉन्ग शॉट टू शो द वाइड व्यू ऑफ योर सराउंडिंग। आप जब फिल्म देखते हैं या ड्रामा देखते हैं तो क्या होता है, पहले आप एक्सट्रीम लॉन्ग में होते हैं और आहिस्ता से आप क्या करते हैं, लॉन्ग शॉट में आते हैं। ऐसे ही है। यस सर। जब हम जी किसी जी सीन सर, की जी सर, ऐसे ही है। जब हम किसी सीन की ओपनिंग करते हैं, हारिस, यस सर। हारिस, जब हम किसी सीन की ओपनिंग करते हैं, जब आप फिल्म बनाते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, एक्सट्रीम वाइड से वाइड में आते हैं ताकि अपनी सराउंडिंग्स को क्लियरली दिखा सकें कि कहाँ पर हो रहा है। अगर आपकी सराउंडिंग बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी है, तो आप एक्सट्रीम वाइड व्यू से, आजकल तो वो ड्रोन के साथ भी वो वाइड एंगल शॉट लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी कैमरे के थ्रू क्या करते हैं, आप एक्सट्रीम वाइड से वाइड में आते हैं। और दूसरा एक्सट्रीम वाइड शॉट तब लिया जाता है जब आप सीन को क्लोज करने लगते हैं, यानी कि आप दोबारा, आप मीडियम क्लोजअप से वाइड शॉट में आते हुए फिर एक्सट्रीम वाइड करते हैं और वहां पर डिप टू ब्लैक लगाकर सीन को क्लोज कर देते हैं। जी सर। ठीक है, एक्सट्रीम वाइड क्या होता है, या तो सीन की ओपनिंग में लगता है ये शॉट, फिल्म जब आप बनाएंगे, ड्रामा बनाएंगे, या फिर आप अपने सीन के एंड पर इसे लगाएंगे। जब आप सीन वन, सीन टू खत्म करने लगते हैं, तब आप एक्सट्रीम वाइड शॉट लगा सकते हैं, या फिर जब आप किसी सीन को ओपन करते हैं तब आप एक्सट्रीम वाइड जो है वो शॉट का इस्तेमाल करेंगे। हेलो ठीक है जी। सर, मेरी हेलो। जी जी हारिस, आवाज आ रही है मुझे आपकी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ कहना चाह जी, रहे हैं मैं बेटा? जो आजकल पाकिस्तानी ड्रामाज है, मैं उसकी एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि उसमें भी जब हम देखते हैं कि एक सीन से दूसरे सीन की तरफ जाता है, तो अक्सर देखते हैं कि रोड का या ट्रैफिक का एक वो मतलब ये सीन वाइड शॉट आता है कि ट्रैफिक गुजर रही है या ये वो, तो उसमें मतलब सीन चेंजिंग के लिए इस तरह का शॉट वगैरह यूज होता जी बेटा, बिल्कुल इसी तरह है कि इसको हम इंसर्शन भी कहते हैं और इसको हम एस्टेब्लिशिंग सीन भी कहते हैं। एक सीन के बाद दूसरे सीन में आने के लिए तब हम ये इस तरह का शॉट लेते हैं। है। जब जी भी आप अपना, आप क्योंकि आप प्रोडक्शन फेज में आ चुके हैं, इंशाल्लाह आपने अपना प्रपोजल, आई होप कि आप सबने जो है वो बना लिया हुआ है, और मुझे स्क्रिप्ट भी आपके दो ग्रुप्स के मिल चुके हैं। एक तीसरा ग्रुप है जिसका अभी तक स्क्रिप्ट जो है वो मुझे नहीं रिसीव हुआ। ग्रुप्स पे भी आते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं, और उसके बाद स्क्रिप्ट पे भी आते हैं कि किस किस का स्क्रिप्ट फाइनल हो चुका है। तो अब आपका सेकंड फेज है, इंशाल्लाह आएगा नेक्स्ट वीक में, आप प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो प्रोडक्शन में जब भी आप ड्रामा बनाने जाएं, तो आपने एक्सट्रीम वाइड और वाइड, हमारी सबसे बड़ी गलती जो होती है स्टूडेंट लेवल पर जब आप फिल्म बनाते हैं, आप सिर्फ डायलॉग्स को कवर करते हैं। ऐसा है हारिस? जी जी सर, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या होता है, कैरेक्टर्स पर। आपने ओवर द शोल्डर ले लिया, आपने साइड एंगल ले लिया, आपने स्ट्रेट एंगल ले लिया, मीडियम क्लोजअप, इस इन शॉट्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन क्योंकि सीन एस्टेब्लिश नहीं किया जाता कि कहाँ पर हो रहा है, एक्शन कहाँ हो रहा है, तो इसको एस्टेब्लिश करना जरूरी है। इसलिए हमने स्टार्ट ही आज का लेक्चर का यहीं से लिया है कि आपने लॉन्ग शॉट और एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट को किस तरह से इस्तेमाल करना है। जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट वन है इज मीडियम शॉट।
आपको स्लाइड्स भी शो हो रही हैं? जी जी सर। Next one is medium shot. It is used to introduce a character for the first time, and the framing is usually set that the top of the frame is just above the head and the bottom of the frame is just below the waist. आपने इसका जब मीडियम शॉट लेते हैं, मीडियम शॉट बेसिकली इट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस योर कैरेक्टर। आपने अपने कैरेक्टर को दिखाना है, उसको जिस तरह आपने वाइड शॉट में या लॉन्ग शॉट में थे, उससे फिर आप आ जाते हैं मीडियम शॉट में। मीडियम शॉट बेसिकली कन्वर्जेशन के दौरान बहुत कम इस्तेमाल होता है कन्वर्जेशन के दौरान, लेकिन फिर तब जब आप ओवर द शोल्डर ले रहे हो, या फिर अगर आप अपने शॉट को एस्टेब्लिश करते हैं, अपने कैरेक्टर को एक दफा दिखाते हैं, फर्स्ट लुक जिस कैरेक्टर की आप दिखाते हैं, तो फर्स्ट लुक में आप कौन सा शॉट लेते हैं? मीडियम शॉट। मीडियम शॉट की फ्रेमिंग या कंपोजिशन ये होगी कि आप उसका टॉप ऑफ द फ्रेम जो है वो सर से ऊपर होगा। इस टाइम अगर मेरा कैमरा जिस फ्रेम में आपको दिखा रहा है वो है मीडियम शॉट, थोड़ा सा मीडियम शॉट जो मेरी वेस्ट से नीचे भी कैमरा नजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ तक रखूं तो मेरी वेस्ट तक जो है वो मीडियम शॉट होगा। तो इस टाइम पे जो हमारा फ्रेम है वो है मीडियम फ्रेम, मीडियम शॉट का फ्रेम है। तो मीडियम शॉट में क्या होता है कि जब आप अपने कैरेक्टर की फर्स्ट लुक फिल्म में दिखाते हैं, पहली उसकी झलक, या आप अपने कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं डायलॉग से पहले पहले, जब वो डायलॉग बोलता है तो फिर आप उसको मजीद जो है वो क्लोजअप में लेके जा सकते हैं, जिसको हम मीडियम क्लोजअप कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेकिन जब आप अपने कैरेक्टर की फर्स्ट लुक देंगे तो फर्स्ट लुक मीडियम क्लोजअप में होगी। हालांकि मैं ये समझता हूं कि फिल्म और ड्रामे में अब क्योंकि बहुत ज्यादा वर्सटैलिटी आ गई है, बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको बहुत ज्यादा क्लोज लेके जा सकते हैं। लेकिन जो जनरल रूल्स हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, बेसिक गाइडलाइंस हैं, उनके मुताबिक आपने मीडियम शॉट का इस्तेमाल भी करना होता है अपने शॉट्स में। तो मीडियम शॉट की फ्रेमिंग क्या होगी? आपका टॉप ऑफ द फ्रेम जो है दैट इज जस्ट अबव द हेड एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज जस्ट बिलो द वेस्ट। क्लियर है जी? यस सर। अंबर, आपको बेटा समझ आ रही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ? किसी चीज की कोई कंफ्यूजन? अभी तक जो हमने 3 शॉट्स पढ़े हैं, नो सर। ठीक है, यस सर। समझ आ रही है? यस द नेक्स्ट इज मीडियम क्लोजअप। जब आप अपने मीडियम शॉट के फ्रेम को थोड़ा सा मजीद क्लोज करते हैं तो वो बन जाता है मीडियम क्लोजअप। मीडियम क्लोजअप में आपकी जो फ्रेमिंग है, कंपोजिशन है, उस दिन हम फोटो वॉक में कंपोजिशन पर बात कर रहे थे। द टॉप ऑफ द फ्रेम इज जस्ट अबव द कैरेक्टर्स हेड एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज जस्ट बिलो द कैरेक्टर्स चेस्ट। अब आपका शॉट जो यहां से था वो थोड़ा सा ऊपर हो गया यहां पर। तो ये देखें, गुफ्तगू के लिए बैठे हो, अगर आपका कैरेक्टर बैठा हुआ है, टेबल टॉक हो रही है, कोई गुफ्तगू हो रही है, अगर वो चलते फिरते गुफ्तगू नहीं हो रही, तो फिर आप क्या करते हैं? मीडियम क्लोजअप। मीडियम क्लोजअप इसलिए लेते हैं कि वो कैरेक्टर के जो फेशियल एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर किया जा सकता है। एम आई राइट? यस सर। यस सर। इट इज Yes, क्लोजर sir. देन द मीडियम शॉट। आप अगर इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में क्या है कि देखें उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी लैंग्वेज का सही तरीके से अंदाजा हो सकता है। तो फर्स्ट लुक देने के बाद, मीडियम शॉट के बाद, आप मीडियम क्लोजअप में आ जाते हैं, जिसमें आप अपने कैरेक्टर को मजीद क्लोज करके दिखाते हैं। अगर इस पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में भी इसी तरह लड़की के एक्सप्रेशन को दिखाया जा रहा है। द थर्ड वन इज क्लोजअप। क्लोजअप एक्सप्रेशन को मजीद गहरे अंदाज में, मजीद जो है उसको ज्यादा आउटलाइन के साथ, इन डेप्थ आप अपने कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस को जब शो करते हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स, तो इट इज यूज टू रिवील द कैरेक्टर्स फीलिंग। आप अपने कैरेक्टर की फीलिंग्स को, एहसासात को, उसके एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए, आप देखें, अगर इस तस्वीर में देखें तो इस तस्वीर से क्या नजर आ रहा है कि कैरेक्टर की फीलिंग्स इस टाइम पे क्या है? अंबर, नजर आ रहा है कि लड़की ने ऐसे सर को ऐसे करके हैंड से कवर किया हुआ है। इससे हम एक इस तरह का भी इसकी एग्जांपल हो सकती है कि जबकि नाम है अगर आपकी आईज वगैरह का कोई दिखाना हो कि उसमें आप क्या फील कर रहे हैं, आप किसी से बात करते, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं हाँ, इस कोई शॉट ऐसे को। इस पिक्चर को देखते हुए आपको क्या लगता है कि लड़की की क्या इस टाइम पे फीलिंग्स है? लाइक वो डिप्रेस टाइप लग रही है, स्ट्रेस में डिप्रेस्ड लग है, रही हाँ, है। डिप्रेस लग रही है, स्ट्रेस में लग रही है। तो इस तरह की फीलिंग्स जब आप दिखाना चाहते हैं विदाउट इंट्रोड्यूसिंग योर डायलॉग्स, विदाउट यूजिंग डायलॉग्स, तब आप क्या करते हैं? क्लोजअप में चले जाते हैं। इट यस सर। रिस्ट्रिक्टेड हाउ मच ऑफ द सीन एंड आर एक्शन द ऑडियंस सीज। द टॉप ऑफ द फ्रेम इज जस्ट अबव द कैरेक्टर्स हेड एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम इज जस्ट बिलो द चिन। आपने सिर्फ उसके चेहरे और उसके तासुरात को
कैप्चर करना है, मजीद उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं दिखाना। आप यानी कि अपने ओके शॉट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कैरेक्टर्स की फीलिंग्स शो करने के लिए। इट इज यूज टू रिवील द कैरेक्टर्स, इट इज यूज टू रिवील द कैरेक्टर्स फीलिंग। गुलाम मुर्तजा, आप बेटा सुन रहे हैं? इस टाइम पे कौन कौन क्लास में मौजूद है? गुलाम मुर्तजा, फैसल। गुलाम मुर्तजा लेफ्ट कर गए हैं। अच्छा, ये यस क्लास सर। लेफ्ट करने वाला जो है, फैसल मैं बेटा पूछता हूँ आप। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज एक्सट्रीम क्लोजअप। क्लोजअप इज आल्सो यूज टू शो द कैरेक्टर्स फीलिंग। एक्सट्रीम क्लोजअप भी कैरेक्टर्स की फीलिंग्स को डीपली उसको जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताऊं, आप अक्सर सीन्स में ये देखते हैं कि कोई एक खास मैसेज भेजने के लिए एक शॉट लिया जाता है। मतलब एक आपका जो करेक्टर है वो व्हाट्सएप पे चैट कर रहा है, तो व्हाट्सएप पर जब चैट आप दिखाते हैं तो क्या क्या होता है कि आपको बटन भी नजर आ रहे होते हैं और आपको उसकी चैट में क्या लिखा हो ये भी नजर आ रहा होता है। ड्रामाज में बाज दफा इंपॉर्टेंट कोई मैसेज हो, कोई कन्वर्जेशन हो, तो क्या होता है, कौन सा सीन सीन में क्या दिखाया जाता है कि उसके मोबाइल पे क्या डिस्कशन हो रही है। सर, एक इसकी एग्जांपल ये नहीं हो सकती कि जब के नाम है आप कोई जगह का नाम दिखा रहे तो बड़े करीब से कि अचानक किसी कोई जगह, जा रहा किसी, हाँ हाँ, किसी जगह का नाम दिखा रहे हैं, कोई नंबर्स दिखा रहे हैं, या मतलब अगर मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ और कोई मुझे कैप्चर कर रहा है, कोई मेरी फिल्म बना रहा है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो मेरा लॉन्ग शॉट भी लेगा, क्लोजअप भी लेगा, मेरी फीलिंग्स को भी कैप्चर कर ली। अब एक्सट्रीम क्लोजअप में क्या होगा कि मैं लैपटॉप के बटन्स पर क्या क्या लिख रहा हूँ, अगर वो उसने दिखाना है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो फिर कौन सा शॉट लिया जाए? एक्सट्रीम क्लोजअप, ताकि वो नंबर दिखाया जाए। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, मैं मैसेज में क्या लिख रहा हूँ, आप उसके हैंड मूवमेंट्स को, आप उसकी जो वो काम कर रहा है आपका करेक्टर, उसको अगर आपने दिखाना है तो फिर आप एक्सट्रीम क्लोजअप में जाएंगे। इसी तरह अगर आपने उसके मजीद फेशियल एक्सप्रेशन या उसकी आंखों की चमक है, जिस तरह उसके उसकी मुस्कुराहट है, उसका रोना है, ये दिखाना है, तब भी आप एक्सट्रीम क्लोजअप में जाएंगे। नेक्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें तो क्या है, एक्सट्रीम क्लोजअप में उसके बाकायदा आंसू दिखाए जा रहे हैं कि आपके करेक्टर की फीलिंग्स क्या हैं। सर, आवाज नहीं आ रही। जी जी बेटा, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आए। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक ये आवाज आई थी ना कि मैं जो फीलिंग्स और इसके एक्सप्रेशन की बात कर रहा था। उसके बाद है ओवर द यस शोल्डर। ओवर द शोल्डर बेसिकली जब आप दो कैरेक्टर्स को दिखाते हैं एक सीन में, द फर्स्ट वन इज स्पीकर एंड द सेकंड वन इज लिसनर। जब आप कन्वर्सेशन दिखाते हैं, डायलॉग्स दिखाते हैं, shooting over the shoulder of one subject to reveal another subject. The speaker's full face is shown while the camera is aimed over the shoulder of the listener. It is used to interview situation. लेकिन इंटरव्यू से हटकर, क्योंकि जब हम फिल्म या ड्रामे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम अब अभी डॉक्यूमेंट्री पर नहीं जाते, हम सिर्फ फिल्म और ड्रामा की जब बात करते हैं, तो जब दो करेक्टर्स आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ड्रामे में क्या होता है, एक करेक्टर को दिखाया जाता है जो बोल रहा है और दूसरे का शोल्डर उसे जो है वो दिखाया जाता है। अगर इस पिक्चर में देखें तो आपको इस पिक्चर से क्लियर हो रहा है, ओवर द शोल्डर शॉट से, कि आपका बोलने वाला स्पीकर ये है और लिसनर ये है। इस पिक्चर में बोल कौन रहा है यार, सुन कौन रहा है? जब दो कैरेक्टर्स की कन्वर्सेशन को दिखाते हैं तब आप ओवर द शोल्डर सीन यूज करते हैं। जी हारिस, कुछ ऐड अप करना चाह रहे थे आप इसमें? जी जी हारिस, आवाज आ रही है लेकिन दूर से है। जी हारिस, आवाज आ रही है। हारिस, हारिस, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी क्लियर। हेलो, आप आ रही सर? आप माइक को हाँ पास जी, करें। हेलो सर। मैं कह रहा हूँ जी कि जी अगर हारिस, आप क्लियर फिल्म है वगैरह आवाज। में हमारा कैरेक्टर किसी चीज को देख रहा है, जी अब किसी हारिस सीन को बोले। देख रहा है कि सामने कोई मतलब सिनेरियो हो रहा है कोई उसके सामने, तो उसका भी हम ओटीएस ले सकते हैं? उसको हाँ हम ले सकते हैं, उसको ओटीएस, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू शॉट कहेंगे कि आपका कैरेक्टर किसी चीज को देख रहा है। आप उसका ओटीएस लेकर
हाँ हम जी फिल्म की बात करें, स्टिल फोटोग्राफी की बात नहीं कर रहे, हम मूविंग इमेजेस की बात कर रहे हैं। आप ओटीएस लेने के बाद आप पैन करके उस चीज को भी दिखाएंगे कि किसको देख रहा है, उसको हम पॉइंट ऑफ व्यू शॉट कहते हैं बेटा। ठीक हो गया सर, थैंक यू। व्हेन योर करेक्टर इज पॉइंटिंग समथिंग, आपका करेक्टर किसी एक खास चीज को जब पॉइंट आउट कर रहा है, किसी को देख रहा है, बारिश का मंजर देख रहा है, आपका करेक्टर जो है वो बालकनी में बारिश देख रहा है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने करेक्टर के फेशियल एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के बाद आप पैन करते हुए बारिश दिखाते हैं। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। पैन पैन आगे पढ़ता हूं मैं आगे नेक्स्ट आपका पैन शॉट भी आएगा। फिर है साइड एंगल। जिस तरह आप ओवर द शोल्डर डायलॉग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं कि दो लोगों की कन्वर्जेशन को दिखाने के लिए, उसी तरह साइड एंगल भी दो लोगों की कन्वर्जेशन को दिखाने के लिए और आपके करेक्टर के वर्क को दिखाने के लिए कि वो क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है। जैसे इस पिक्चर में लड़की पियानो बजा रही है, तो इसको दिखाने के लिए मुझे या तो मैं ओवर द शोल्डर का सहारा लेता, लेकिन ओवर द शोल्डर से ज्यादा जो बेहतर शॉट होता है फिल्म में वो होता है साइड एंगल। आप साइड से अपने करेक्टर को कैप्चर करते हैं। यहाँ पर साइड एंगल में बेसिकली आपका जो कैमरा प्लेस्ड होता है वो स्ट्रेट एंगल में प्लेस होता है, आई लेवल पर। स्ट्रेट एंगल में यह है कि कैमरे की आंख और जो आपके करेक्टर की आंख है वो दोनों एक लेवल पर हों, लेकिन कैमरा प्लेस हो 45 डिग्री एंगल पर, यानी कि साइड से, लेफ्ट या राइट। The camera is placed at eye level but usually at 45-degree angle from the subject, and the audience views the action but not directly involved in the action. आप एक्शंस को देखते हैं बट यू आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द एक्शन, क्योंकि आई लेवल पर जो है वो स्ट्रेट एंगल में आपका कैमरा नहीं है, साइड एंगल से है कैमरा। साइड एंगल के बाद है लो एंगल। लो एंगल बेसिकली किसी भी करेक्टर की हाइट को दिखाने के लिए, किसी भी करेक्टर को स्ट्रांग दिखाने के लिए, किसी बिल्डिंग की हाइट को दिखाने के लिए, किसी चीज की हाइट को दिखाने के लिए, किसी करेक्टर को बड़ा मजीद बड़ा करके दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। क्राइम शोज में क्राइम एक्टिविटी को दिखाने के लिए भी आप जो है वो हाई एंगल सॉरी लो एंगल इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में मैं यहाँ पर बाय मिस्टेक हाई एंगल बोल गया। It is low angle. The camera is placed below the subject and the aimed up shoot upward. This angle exaggerate height and can give the impression that the subject is larger and more powerful. आपने जब ये कन्वे करना है मैसेज कि आपका सब्जेक्ट जो है वो पावरफुल है, आपका जो करेक्टर है वो स्ट्रांग है, आप किसी चीज की हाइट को दिखाना चाहते हैं, तो आप लो एंगल लेंगे। लो एंगल मीन्स ये होता है कि आप कैमरे को नीचे से प्लेस करते हैं, कैमरे को नीचे रखकर आप दिखाते हैं, आप अपने कैरेक्टर की हाइट को बड़ा दिखाते हैं। जिस तरह अगर इस पिक्चर में देखें तो इस पिक्चर में भी इसी तरह है कि लो एंगल से दो उस की हाइट को दिखाने के लिए और उन दो प्लेयर्स की हाइट को दिखाने के लिए, उनकी उनकी पावर को दिखाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए ये दो शॉट्स का इस्तेमाल किया गया है। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? यस सर। हारिस, आवाज सबको क्लियर? हाँ। सर वो आवाज थोड़ी कट के आ रही है, शायद इसी तरह मेरा इसके नेटवर्क अपोजिट का होता है, इशू लो है। एंगल के अपोजिट होता है हाई एंगल। लो एंगल के बाद होता है हाई एंगल। इट इज अपोजिट टू द लो एंगल। जिस तरह लो एंगल में आप अपने करेक्टर को मजीद जिस तरह लो एंगल में आप अपने करेक्टर को मजीद पावरफुल शो करते हैं, इसी तरह आप अपने हाई एंगल में अपने करेक्टर को लेस पावरफुल शो करते हैं। आप अपने करेक्टर की हाइट को कम कर देते हैं, आप उसकी बेबसी और उसको जब आप शो करना चाहते हैं, डिप्राइव्ड है आपका करेक्टर, तब आप हाई एंगल इस्तेमाल करते हैं। द कैमरा इज अबव द सब्जेक्ट मैटर एंड द एम डाउन to shoot downward. This angle has an effect of reducing the apparent height of the subject and gives the impression that the subject is smaller and less powerful. देखिए अगर इस पिक्चर में देखें तो हालांकि ये ब्लैक बहुत बड़े कद के होते हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको हाई एंगल के थ्रू उसको एक बोना करेक्टर शो कर दिया, यानी कि आपने उससे लेस पावरफुल डिप्राइव्ड करेक्टर अगर किसी को दिखाना है, किसी की जो है कमजोरी को आपने दिखाना है, किसी को कमजोर शो करना है, तो अब आप हाई एंगल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है जी? फैसल, यस सर। हारिस, अंबर, आबाद, ये क्लियर यस है आपको सर। बेटा? यस सर। हाई एंगल के बाद है कैमरा मूवमेंट्स। अब हम कैमरा मूवमेंट्स की तरफ आते हैं। अब हम कैमरा मूवमेंट्स की बात करते हैं। मुख्तलिफ कैमरा, जिस तरह आप कैमरा फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने सीन्स को दिखाने के लिए, इसी तरह आप
कैमरा मूवमेंट्स की भी बात करते हैं कि कौन कौन से। आई एम ऑडिबल? मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं पर इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। यस सर। मेरी आवाज में मसला आ रहा है या क्या, आपको सर वो क्लियर आ कट रही है? रही है, आपकी आवाज कट रही है। Sir, it's breaking down. तो बेटा मुझे ना ये साथ साथ आपने फीडबैक भी देना, क्योंकि मुझे अपनी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही। मैं तो जो है सिर्फ आपकी आवाज को सुन रहा यस सर, बिल्कुल आपकी आवाज मतलब वो मिस हो हूँ। रहे हैं आप सर, तो आपको वो नहीं आपने आ जहां रहे। पर अगर कोई ऐसा इशू आता है तो आपने मुझे साथ साथ बताना भी है, क्योंकि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ताकि हम जो है पता चल सके कि कहाँ पर क्या इशू आ रहा है। अब जो लो एंगल पर अब जो लो एंगल ने बात की है वो आपको क्लियर है? Yes, sir. अ- अब हम अब हम बात कर रहे हैं कैमरा मूवमेंट्स के हवाले से। कैमरा मूवमेंट्स बेसिकली क्या है कि जिस तरह हम कैमरा फ्रेमिंग की बात करते हैं कि कैमरा फ्रेम हैं आपकी फिल्म के लिए, इसी तरह कैमरा मूवमेंट्स भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप अपने करेक्टर्स को चलता फिरता जब दिखाना है, उनकी मूवमेंट को दिखाना है, तब आप डिफरेंट कैमरा मूवमेंट्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले होती है डॉली। डॉली का आप में से कितने लोगों को पता है डॉली क्या है, या कभी किसी इसको इस्तेमाल होते हुए देखा हो? डॉली का इस्तेमाल करते हुए कभी आपने देखा हो? आरएस, व्हाट इज डॉली? सर ये मूविंग शॉट्स वगैरह लेने के लिए यूज होता है, उसके ऊपर कैमरा ऐसे स्लाइड हो जाता है, पैन हो जाता है एक किस्म डॉलिंग क्यों इस्तेमाल होती है? मूव हाँ, कैम स्लाइड करने के लिए डॉली का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए किया जाता है। देखिए, अगर आप कैमरे को हाथ में पकड़कर मूव करते हैं और चलते जाते हैं अपने करेक्टर को सर आपकी थोड़ी करेक्टर को आवाज दिखाने ब्रेक के हो लिए, रही है। तो फिर आप जो है वो शेकी इमेज लेंगे, आपका कैमरा हिल जाएगा। मेरे ख्याल में आवाज कट रही है। आपका क्या, सर सर आपकी आवाज मिस हो रही है सर, आपकी मैं आवाज ये नहीं आ बात रही। कर रहा था कि डॉली का इस्तेमाल आप इसलिए करते हैं ताकि आप इंटरनेट सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कनेक्टिविटी का पता नहीं क्यों इशू हो रहा है, हालांकि होना नहीं चाहिए। जी एक सेकंड बेटा, मैं उसी को रिजॉल्व कर रहा हूँ, इसी इशू को ही रिजॉल्व कर रहा हूँ। Hello. आई एम सॉरी, आई वाज डिस्कनेक्टेड। इंटरनेट की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। डॉली के हवाले से, जब हम डॉली डॉली की बात करें जिस पर हम अपने कैमरा को प्लेस करते हैं विद ट्राइपॉड, ताकि आप अपने मूविंग मूविंग जो शॉट्स हैं उनको नॉन शेकी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि जब आप किसी कैरेक्टर के पीछे जाते हुए आप उसकी मूवमेंट को कैप्चर करते हैं तो आपका कैमरा हिल जाता है। तो उस हिलने से बचाने के लिए, शेकी इमेज प्रोड्यूस करने से बचाने की, और स्टिल जो है वो इमेज नॉन शेकी इमेज प्रोड्यूस करने के लिए आप डॉली का इस्तेमाल करते हैं। डॉली placing the camera on a tripod with wheels and allow camera to follow the action while maintaining a steady and non-shaky image। फॉलो करते हैं, कोई कैरेक्टर जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है, उसके साथ साथ जब आपने मूव करना है तो उसको उसके लिए आपको एक व्हील कार्ट की जरूरत होती है, जिसे हम डॉली कहते हैं। उसके बाद है पैन शॉट। आवाज सबको आ रही है जी? यस सर।
अब आवाज आ रही है ना? अब तो ब्रेक डाउन नहीं हो जी रहा। नो सर, सर। बिल्कुल ठीक आ रही है। अच्छा, तो हम पैन शॉट की जब बात करते हैं तो बेसिकली पैन हम या पैन राइट टू लेफ्ट लेते हैं या लेफ्ट टू राइट पैन लिया जाता है। तो पैन लेने का बेसिक मकसद क्या है कि आपने अपने कैमरे की जब किसी मूवमेंट को, एक्शन को कैप्चर करना है, जैसे इस तस्वीर में बाइक जा रही है, ट्रेन जा रही है, गाड़ी जा रही है, आपने उसको कैप्चर करना है या एक लोकेशन को दिखाना है, एक सराउंडिंग को दिखाना है एक मूविंग इमेज में, तो आप क्या करते हैं, आप अपने कैमरे को इस तरह से जो है लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या राइट टू लेफ्ट उसको मूव करते हैं। इसको हम पैन शॉट कहते हैं। द कैमरा इज मूव्ड हॉरिजेंटली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि आप अपना सर हिला रहे हैं। ये कैमरे की मूवमेंट होती है। इसके लिए आजकल जो इस्तेमाल किया जाता है अपना हारिस, उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? सर गिम्बल। गिम्बल। हम आजकल जो है वो गिम्बल का इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पैन के लिए। गिम्बल बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है जिस पर आप जो है वो स्टडी इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि गिम्बल के जरिए आप या लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट आप अपने शॉट को कैप्चर करते हैं। एक लोकेशन को, सराउंडिंग को दिखाने के लिए 360 या 90 डिग्री एंगल को दिखाने के लिए 360 बेसिकली ये होता है कि जब आप पूरे सर्कल में किसी एंगल को दिखाते हैं। 90 ये होता है कि आपने हाफ जो है किसी जगह को दिखाया है। तो आप उसको क्या करते हैं कि 180 या 360 एंगल को जब आप दिखाने के लिए, 90 डिग्री एंगल को दिखाने के लिए जब आप कैमरे का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम पैन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पैन लेफ्ट और पैन राइट। उसके बाद है टिल्ट। जिसी तरह आप पैन इस्तेमाल करते हैं, पैन शॉट इज यूज फॉर मूविंग द कैमरा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इसी तरह टिल्ट जो है दैट इज यूज्ड टू मूव द कैमरा वर्टिकली अप और डाउन। यानी कि अगर आपने पैराग्लाइडिंग का एक शॉट दिखाना है या छत से गिरती हुई चीज दिखानी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको देखते देखते यानी कि उसी को फॉलो करते हुए आपने अपने कैमरे को ऊपर से नीचे मूव करना है। जब आप ऊपर से नीचे कैमरे को मूव करते हैं तो दैट इज कॉल्ड टिल्ट डाउन। जब आप कैमरे को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं दैट इज कॉल्ड टिल्ट अप। मतलब आपने शॉट दिखाना है कि एक बंदा बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, किसी भी जगह से रस्सी के जरिए, पाइप के जरिए आप वो बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं तो आप अमल करेंगे टिल्ट अप, कैमरा नीचे से यूं ऊपर जाएगा। आपने जहाज का टेक ऑफ दिखाना है तो क्या इस्तेमाल करेंगे, आपने टिल्ट यूज करना है। जहाज को आपने जो है उसकी लैंडिंग दिखानी है तो अब आप कौन सा शॉट यूज करेंगे, टिल्ट डाउन, ऊपर से नीचे इस तरह से शॉट आएगा। आपने पैराग्लाइडिंग का शॉट दिखाना है कि एक बंदे ने हवा से जहाज से जंप किया है, वो नीचे उतर रहा है, तो अब आप उसको कैसे दिखाएंगे, ये टिल्ट डाउन, टिल्ट अप। इसी तरह आपने कोई एक बिल्डिंग की हाइट को दिखाना है तब आप लो एंगल से जाएंगे और ऊपर तक चले जाएंगे। दैट इज कॉल्ड टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन। समझ आ रहा है इसको? यस सर। अंबर, यस सर। पैन लेफ्ट क्या होता है? पैन लेफ्ट क्या होता है? व्हाट इज पैन लेफ्ट? जी बेटे बताओ, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर। कि अगर आपने उसको ऐसे मूव करना हॉरिजॉन्टली, अगर आपने ट्रेन वगैरह को दिखाना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है। कि जैसे अगर ट्रेन, जैसे एक्शन मूवीज के अंदर दिखाते हैं कि बाइक मूव कर रही होती है, वो जा रहे होते हैं एक दूसरे के पीछे, तो उस तरह जब आपने करना हो तो फिर इसको आप यूज करते हैं। या फिर किसी शॉट को 180 डिग्री पर या 380 डिग्री पर दिखाने के लिए या 90 डिग्री पर दिखाने के लिए फिर भी आप पेन शॉट जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब्दुल हादी बट, व्हाट इज टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन? अब्दुल हादी, व्हाट इज टिल्ट अप एंड टिल्ट डाउन? व्हाट इज टिल्ट अप? क्या यस समझ आई है? सर। टिल्ट अप क्या है? सर जो कैमरा सर कैमरे को मूव करने हाँ, को अप एंड डाउन। अप एंड डाउन, डाउन मूव करना है। यानी कि अगर आपने, मतलब सर अगर मतलब आप शूट कर रहे हैं, बुल आपने दिखानी है तो लॉन्ग शॉट में तो ठीक है आप जी दिखा सर। सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसके प्रॉपर फीचर दिखाने हैं, उसको मजीद डिटेल में किसी शॉट को दिखाना है, तब आप टिल्ट अप या टिल्ट डाउन दिखाते हैं। आप नीचे से खलीफा की जी बिल्डिंग को स्टार्ट करेंगे और ऐसा ऐसा ऊपर जाना है। अगर आपने मीनार पाकिस्तान दिखाना है, कोई और बिल्डिंग दिखानी है, तब आप टिल्ट अप करेंगे। इसी तरह आपने किसी जहाज के सीन को कैप्चर करना है, कोई चीज ऊपर जा रही है, कोई चीज नीचे आ रही है, उस
एक्शन को फॉलो करना है। मतलब आप इस फिल्म में ये है कि एक लड़की जो है वो छत से छलांग लगा देती है, तब आप उस सीन को कैप्चर करेंगे। कैसे कैप्चर करेंगे कि वो एक 12 मंजिला बिल्डिंग से जब वो छलांग लगाती है तो उसको आप ऊपर से नीचे इसी तरह से कैप्चर करेंगे। दैट इज कॉल्ड टिल्ट डाउन। ठीक है। उसके जी बाद सर जूम ठीक है। उसके बाद जूम शॉट होता है। जूम शॉट बेसिकली एक एंगल से, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट होने के लिए आप जूम शॉट का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जिसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूं, अगर आप लॉन्ग शॉट में हैं और आपका कैमरे की फ्रेम ये है और आप उसी सिंगल शॉट में क्लोजअप में या मीडियम क्लोजअप में करते हैं तो आपका फ्रेम क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसी तरह अगर आप क्लोजअप शॉट में मौजूद हैं, आप लॉन्ग शॉट में या एक्सट्रीम वाइड शॉट में जाते हैं, तब आप उसे जूम आउट करते हैं तो आपका शॉट जो है वो मजीद वाइड हो जाता है। जूम इन और जूम आउट बेसिकली फ्रेम को शिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल शॉट में एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में शिफ्ट होने के लिए जूम इन या जूम आउट का इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर आपका शॉट जो है वो एक फ्रेम, आपका फर्स्ट जो शॉट है आपने मीडियम क्लोजअप से स्टार्ट किया, आप मीडियम क्लोजअप से आप अपने लॉन्ग शॉट में जाना चाहते हैं तो आप जूम आउट करेंगे, तो ऐसा ऐसा सीन जो है वो खुलता जाएगा, आपका जो फ्रेम है वो खुलता जाएगा। इसी तरह अगर आप लॉन्ग शॉट से आना चाहते हैं क्लोजअप में या मीडियम क्लोजअप में, तो वो लॉन्ग शॉट पर आप जूम इन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सीन की जो फ्रेम है वो बंद होता जाएगा। हारिस, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हारिस, हाँ जी सर। जूम इन और जूम आउट के बारे में बताओ, क्या है जूम इन सर ये अभी जैसे और जूम आपने बताया कि शिफ्ट करने के लिए, सीन वगैरह को शिफ्ट करने के लिए अगर मीडियम से हमने शुरू किया तो ऐसे जूम इन होता होता सीन शॉट चेंज हो जाएगा हमारा। हाँ, लेकिन जूम करते वक्त जो सबसे ज्यादा ख्याल जो होता है, जो हम डब्ल्यू इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जूम इन और जूम आउट का बटन इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा तेजी से ना आप प्रेस करें और बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो। वो बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करना है। यानी कि आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, टी और डब्ल्यू पर, दो बटन यही होते हैं ना ज्यादातर कैमरा में जो यूज होते हैं जूम के लिए, वीडियो कैम में। जी सर। जी सर, डिजिटल में होते हैं या ये सोनी तो के जो आप हैं उसको बड़े बिल्कुल उसमें। हाँ, जो बड़े वीडियो कैम्स हैं, तो डीएसएलआर में आपको ये जो है वो फैसिलिटी नहीं मिलती डीएसएलआर में, क्योंकि आपने जो उसका लेंस है उसकी मदद से आपने जूम इन या जूम आउट करना होता है, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं फंस जाता है वो सीन आपका। तो आपने हमेशा जब भी आप अगर वीडियो पे जूम इन या जूम आउट का फीचर इस्तेमाल करें तो फिर आप अपने दूसरे वीडियो कैमराज की मदद से ये इस्तेमाल किया करें। उसके बाद सर पोस्ट में भी हम तो कर सकते हैं, ये हमारे जल्दी पास जल्दी, ऑप्शन है ना वैसे। हाँ, पोस्ट मैंने जब भी मैं पोस्ट प्रोडक्शन का जिक्र करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो जो चीज आपसे प्रोडक्शन में मिस हो गई है वो किसी हद तक हम पोस्ट में उसको कवर कर सकते हैं। पोस्ट में भी हमारे पास फ्रेमिंग को सेट करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, इवन कि हम स्टिल इमेज को भी जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, उसको मूवमेंट दे सकते हैं। पोस्ट में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद होती है। जी सर ठीक हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे तो उसको मजीद डिटेल में हम देखेंगे। ओके अच्छा, सर। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट हम जो है वो बात करें, नेक्स्ट स्लाइड क्यों नहीं हो रही? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पर इसलिए नहीं प्ले हो रही कि मैंने इसमें जो है वो फर्स्ट, अब आपको ये स्लाइड्स तो नहीं शो हो रही? नो सर। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं, जस्ट गिव मी वन सेकंड, जो है वो कंप्लीट कर लूं। स्क्रीन शो हो रही है जी? जी सर हो गई शो। स्क्रीन शो हो रही है सब कुछ? अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप है सेट डिजाइनिंग। सेट हम क्यों डिजाइन करते हैं? देखिए, बार दफा ऐसी लोकेशन जिनके जिनके बारे में हमने जिक्र किया था वो लोकेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती।
तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सेट डिजाइन करते हैं। मतलब आप मुगल टाइम की एक एपिक ड्रामा बना रहे हैं, एक एपिक सीरियल बना रहे हैं, तो क्या आप उन बिल्डिंग्स, उन चीजों को क्या रिवाइव कर सकते हैं? क्या वो आपके पास दोबारा मौजूद है? या बाज जगहों पर हमें जो है वो शूटिंग इजाजत नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम खुद एक सेट डिजाइन करते हैं उसके लिए। दो तरीके से सेट डिजाइन सकता है। या तो आपके पास वो सारे मटेरियल वो मौजूद हो जिसके जरिए वो इस्तेमाल करते हो, आप सेट डिजाइन कर रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप ग्रीन बैकग्राउंड इस्तेमाल करें और वर्चुअल रियलिटी को क्रिएट करें, वर्चुअल सेट डिजाइन करें, 3D एनिमेटेड सेट डिजाइन करें। हारिस। जी सर, जी सर। In this phase, producer need to design a set according to the nature and requirement of the programmer. जो मतलब आपने अपने सीन में कैप्चर करना है कि जी आप दिखा रहे हैं कि अर्तुगरुल ड्रामा, मैं अर्तुगरुल की अगर एग्जांपल लूं, आप ये समझते हैं कि ये वाकई उसी टाइम पे इस चीज को कैसे, उस रियलिटी को क्रिएट किया गया, वो पुराने दौर में कैसे गए। टीपू सुल्तान आपने ड्रामा देखा, इसी तरह जब आप हिस्टोरिकल कोई चीज बने को ड्रामा बताए तो उस सेट विजुअल्स दिखाने के लिए सेट डिजाइन करना पड़ता है। सेट तरीके से डिजाइन, या तो आपके बहुत ज्यादा इक्विपमेंट मौजूद हो, आपके पास मटेरियल मौजूद हो, वो चाहे लकड़ी से आप सेट डिजाइन करें, मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं उनकी मदद से आप जो है वो सेट डिजाइन करें, या फिर आप उस तरीके से इवन के बड़ी जो प्रोडक्शन होती हैं उसमें बाकायदा शहर बसाए जाते हैं, उसमें बाकायदा शहर तैयार किए जाते हैं जिसमें आप उन सीन्स को दिखाया जाता है। मतलब मैं अगर एक ईरानियन फिल्म की बात करूं, मुख्तारनामा की, तो मुख्तारनामा में बहुत बड़े बड़े सेट डिजाइन किए गए, बड़े बड़े शहर बाकायदा उस दौर के बसाए गए कि जो इब्न जियाद और बाकी उस टाइम का जो भी था, कूफा और करबला, इन चीजों को जब दिखाया गया तो उसमें क्या किए गए, उन्होंने बड़े बड़े शहर बाकायदा बसाए और सेट डिजाइन किए। इसी तरह बाहुबली की अगर बात की जाए, बाहुबली फिल्म आप सबकी फेवरेट फिल्म है, देखी है आप सबने, तो बाहुबली में क्या हुआ कि सारी रियलिटी को दिखाने के लिए वर्चुअल सेट डिजाइन किए गए, यानी कि पूरी की पूरी जो फिल्म है आपकी वो क्रोमा पर कैप्चर की गई और उसकी वर्चुअल रियलिटी दिखाई। एक और फिल्म अक्सर आप लोग क्योंकि इंग्लिश फिल्में ज्यादा देखते हैं, तो वो कौन सी जिसमें वो हाथ पांव टूट जाए हैं और ये सारे बड़े बड़े खतरनाक उसमें सीन्स हैं? हारिस। सर एक एवाटार भी तो थी मूवी जो हेलो जी हारिस, मैं सुन रहा हूँ। सर आवाज आ रही है? जी हारिस, मुझे आवाज आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ एक एवाटार मूवी भी तो थी, वो भी सारी मेरे ख्याल ये क्रोमा वगैरह पे सारी और इधर वर्चुअल रियलिटी पे शूट हुई है। तो उसके लिए बकायदा आप वर्चुअल रियलिटी जो है वो डिजाइन करते हैं, सेट डिजाइन करते हैं। फिर है लाइटिंग टेक्निक में हमने इसको डिटेल में एक दफा डिस्कस किया है, आज मजीद इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइट इम्पोर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ स्पेस, इसमें अब 3 पॉइंट लाइटिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन ये 3 पॉइंट लाइटिंग जो है इंडोर में ज्यादा इस्तेमाल होती है। आउटडोर में क्योंकि आपके पास नेचुरल लाइट भी मौजूद होती है तो उस लाइट को कवर किया जाता है, लेकिन रूल जो होगा, बेसिक प्रिंसिपल होगा लाइटिंग का, वो 3 पॉइंट लाइटिंग होती है। इसमें 3 लाइटिंग यूज होती हैं। की लाइट बेसिकली आपकी फर्स्ट और मेन लाइट होती है जो आपके करेक्टर्स पर उसके 45 डिग्री एंगल पर कैमरे की प्लेस है ताकि आपके करेक्टर को जो है वो इलाइटन किया जाए। उसके बाद फिल लाइट है, इसकी डिटेल में इसलिए मैं नहीं जा रहा क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में इसकी डिटेल आप उसको देख सकते हैं। फिल लाइट की अगर बात की जाए तो की लाइट की मदद से जो शेडो क्रिएट होता है, फिल लाइट उसको फिल कर देता है। और इसी तरह उसके बाद आती है बैक लाइट। बैक लाइट बेसिकली आपके करेक्टर को आउटलाइन देने के लिए, आपके फीचर्स दिखाने के लिए, और दूसरी ये कि आपके करेक्टर को बैकग्राउंड से दूर करने के लिए बैक लाइट का इस्तेमाल होता है। इन तमाम अगर इस आउटलाइन पे बात की जाए प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में हमने 3 चीजें पढ़ी, फ्रेमिंग यानी कि रिकॉर्डिंग्स, दूसरा हमने पढ़ा सेट डिजाइनिंग, और तीसरा हमने पढ़ा लाइटिंग। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो मुझे वो अपना क्वेश्चन बताएं और इस टॉपिक को हम आज क्लोज करते हैं। सर मुझे तो क्लियर है। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ? उस्मान साबिर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी अब्दुल हादी बेटा सर बताएं।
सर कोई भी अब जैसा मूवी है उसमें हमें सेट डिजाइन तो करना पड़ेगा, बगैर सेट डिजाइन तो मूवी नहीं बन जाएगी ना। मैं बताता हूँ बेटा, अगर आपका सीन क्या है, जब आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रीन प्ले लिखते हैं ना, तो उसमें आप अपना सीन मेंशन करते हैं स्क्रीन प्ले में। मतलब आपने सीन 1 ये लिखा कि खाने का मंजर, एसएचओ अपने टेबल पर बैठा है और उस साहिल उससे गुफ्तगू करने के लिए दरवाजा बनाकर, दरवाजे पर नॉक करके अंदर दाखिल होता है। ये आपने अपना मंजर लिया स्क्रीन प्ले में, ठीक है। ठीक है सर। अब आप किसी थाने में अप्रोच करेंगे कि हमें जो है यहाँ पर शूट करना है, तो हमें थोड़ी देर के लिए शूट करने की इजाजत दी जाए, तो क्या आपको थाने वाले इजाजत दे देंगे? सर बड़ी बहुत मुश्किल से मुश्किल है। नहीं देंगे, बहुत मुश्किल से नहीं देंगे। तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक थाने का एक मंजर डिजाइन करना पड़ेगा, या तो किसी जी सर। घर में वो पेंट करके, जो एक एक पुलिस का एक खास लोगो है और वो सारी चीजें, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल रियलिटी के जरिए वो सेट डिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि आपने क्रोमा पे जो है वो कर लिया और पीछे जो है थाने की पिक्चर लगा दी, वर्चुअल रियलिटी से सेट डिजाइन हो गया। या तो आप किसी घर को थाने का मंजर दे देंगे और बैरक का मंजर दे देंगे, या फिर आप उसको वर्चुअल रियलिटी के जरिए जो है वो सेट करेंगे। ठीक हो गया सर, सेट डिजाइन करना इसी ही तरह पड़ेगा अगर इस आप, तरह। अगर तो आपके पास लोकेशन मौजूद नहीं है, मतलब आपने लोकेशन ये लिखी सीन में कि सीन 1 टीवी लॉन्च का मंजर, अब टीवी लॉन्च का मंजर आसानी से आपको मिल जाता है, किसी के घर में भी आपको इजाजत मिल जाएगी शूट करने की, तो इसके लिए आपको सेट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें, जो चीज हमें हाँ, इजीली आप नहीं कहते हैं मिलेगी, कि अगर हमें कोई और बैकग्राउंड लगाना पड़ेगा तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा, सेट डिजाइन करना एग्जैक्टली पड़ेगा। उसके लिए हमें सेट सेट डिजाइन करना पड़ेगा खुद से। ठीक हो गया मंजर सर। दिखा विजुअल दिखाने के लिए सेट डिजाइन किया जाता है। तलहा निसार बेटा, तकदीस अकरम, अंबर शहजाद, बेटे आपका कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। अच्छा, आप सबको एक दफा मैं दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि आपने अपनी क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। और अब इस जो है, क्योंकि हम मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं ऑनलाइन के, और ये इस पेंडेमिक के मुश्किल टाइम से, तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है कि आप लोगों ने ना सिर्फ ऑनलाइन हमें ज्वाइन करना है, बल्कि ऑनलाइन हमारे इस लेक्चर को सुनना भी और पार्टिसिपेट भी करना है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो आपकी सहूलत और आपके फायदे के लिए किया जा रहा है। इतनी ज्यादा जो मेहनत की जा रही है उसमें आपकी सहूलत को देखा जा रहा है, ताकि आप जो पे कर रहे हैं वो आपको पे बैक हो सके। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू कोई सर। चीज थैंक यू सो आपको ना मच सर। समझ आई हो, कोई चीज कंफ्यूजन, अगर आप अभी नहीं पूछ रहे और कोई आपको इशू है, हालांकि मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चन करें, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके जो है नॉलेज के साथ साथ मेरे अपने नॉलेज में इजाफा होता है जब हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। एक ये होता है कि कम्युनिकेशन, मैं बोलता जाऊं और आप सुनते जाए। जब टू वे कम्युनिकेशन होती है, फीडबैक आता है, तब आप अपने चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव करते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है बेटा, कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर बता दें, अदरवाइज हम इस नहीं सर। जो है लेक्चर को क्लोज करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।